Assalamu alaikum and welcome to the 7th episode of Islamic Expansion Series। पिछली नशिस्त में हमने बात की कैसे मुसलमान दमास्कस दमिश्क के शहर को जीत चुके थे और हेराक्लियस जो कि दमिश्क की अहमियत से बाखूबी वाकिफ़ था, ये अपने पूरे एम्पायर से आर्मीज़ को मुसलमानों के खिलाफ इकट्ठा करना शुरू कर देता। पिछली ही वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कैसे बाज़ंतीनियों ने मुसलमानों के आगे सरेंडर किया था दमास्कस और मुसलमानों ने ये सरेंडर एक्सेप्ट भी किया। मुसलमानों की तरफ से इनको 3 दिन दिए जाते हैं कि वह दमास्कस से यानी दमिश्क से बाहर जाकर किसी और शहर में पनाह ले सके। इसी दौरान एक अहम पेशरफ्त मुस्लिम हेडक्वार्टर में भी होती और ये पेशरफ्त थी कि मुसलमानों के खलीफा हज़रत अबू बकर वफ़ात पा जाए और हज़रत उमर अगले खलीफा के तौर पर मुस्लिम एम्पायर के सरबराह बन जाते। खिलाफत में आते ही हज़रत उमर की तरफ से बहुत सारी रिफॉर्म्स मुस्लिम एम्पायर में इम्प्लीमेंट की जाती। इनमें शामिल होती हैं सोशल, इकोनॉमिकल और यहाँ तक के मिलिट्री रिफॉर्म्स। साथ ही हज़रत उमर एक अहम ख़त भी हज़रत खालिद बिन वलीद की तरफ भेजते हैं। लेकिन इससे पहले कि यह ख़त मुसलमानों तक पहुँचता, ये 3 दिन का वक्फ़ा जो कि थॉमस को दिया गया था मुस्लिम्स की तरफ से, ये वक्त ख़त्म हो जाता है। इन 3 दिनों के दौरान थॉमस को अपने आर्मी और अपने लोगों को किसी पास के शहर में लेकर जाना था और वहाँ पर पनाह लेनी थी, लेकिन थॉमस ऐसा नहीं करता। इसके बजाय वो एंटीओक की तरफ जाने की कोशिश करता है। क्योंकि दिया गया वक्त ख़त्म हो चुका था, इसलिए हज़रत खालिद बिन वलीद 5000 घोड़सवारों के साथ इनका पीछा करने जाता। इस मुसलमान कैवेलरी आर्मी का एक छोटा यूनिट जो कि चंद 100 मुसलमानों पर मुश्तमिल था, ये इस बाज़ंतीनी ग्रुप के साउथ में चले जाते। थॉमस, जिसकी तादाद 10,000 की थी, इसकी कोशिश थी इस मुस्लिम यूनिट पर काबिज़ होने की। इस मौके को गंवाना नहीं चाहता था, इसीलिए ये मुस्लिम कैवेलरी यूनिट के साथ लड़ाई शुरू करता है। ये कैवेलरी यूनिट काफ़ी देर तक बाज़ंतीनी फ़ौज को रोके रखती है कि इतनी देर में ईस्टर्न साइड से यानी मशरकी साइड से एक और मुस्लिम कैवेलरी यूनिट बाज़ंतीनियों पर हमला करता है। इसके कुछ ही देर बाद नॉर्थर्न साइड से भी एक और मुस्लिम ग्रुप आता है और फाइनली वेस्टर्न साइड से हज़रत खालिद बिन वलीद खुद बकाया बची आर्मी के साथ बाज़ंतीनियों पर हमला जारी है। थॉमस, जिसको अपनी तादाद पर काफ़ी हद तक भरोसा था और वो समझता था कि वो मुसलमानों को बहुत ही आसानी से हरा देगा, इसकी ये सोच गलत निकली और आखिर मुसलमान इस पूरी बाज़ंतीनी फ़ौज को हरा देते हैं और साथ ही थॉमस भी इसी हमले में मारा जाता है। इस आर्मी का एक बहुत बड़ा हिस्सा मुसलमानों के हाथों मौत का शिकार हो चुका था और बहुत ही कम लोग यहाँ से भाग पाए थे। मुसलमान इस जीत से वापस दमिश्क की तरफ लौटते हैं और इतनी ही देर के अंदर हज़रत उमर की तरफ से भेजा गया मुस्लिम मैसेंजर यानी मुस्लिम कासिद, ये भी दमिश्क पहुंच चुका था। ये ख़त हज़रत अबू उबैदा को दे दिया जाता। इस ख़त में आखिरकार क्या था? इस ख़त में हज़रत उमर की तरफ से एक हुक्म सादिर किया गया। हुक्म ये था कि हज़रत खालिद बिन वलीद की जगह हज़रत अबू उबैदा को मुस्लिम फ़ौज का सरबराह बना दिया गया। इसके पीछे वजह ये थी कि अब तक हज़रत खालिद बिन वलीद की क़यादत में मुसलमान हर एक जंग, चाहे वह ससानियों के ख़िलाफ़ हो या रूमियों के ख़िलाफ़, एक के बाद एक की जंग जीतते जा रहे थे और मुसलमानों में काफ़ी हद तक बिलीफ, काफ़ी हद तक ये अकीदा पैदा हो चुका था कि शायद ये फ़तह हज़रत खालिद बिन वलीद की वजह से ही मुसलमानों को मिल रही है। हज़रत उमर, जो कि जानते थे कि ये बात मुस्लिम अकीदे के ख़िलाफ़ है और साथ ही इसकी वजह से मुसलमान हज़रत खालिद बिन वलीद की गैर मौजूदगी में कमज़ोर पड़ सकते, इन्होंने ये हुक्म सादिर किया था। हज़रत खालिद बिन वलीद खलीफा का हुक्म मानते हुए हज़रत अबू उबैदा को फ़ौज की सरबराही दे देते हैं। अब यहाँ पर रुक कर एक निगाह डालते हैं मशरिक़ में ससानियों की तरफ, जहाँ हज़रत खालिद बिन वलीद ने हज़रत मुसन्ना को 9000 मुस्लिम ट्रूप्स की कमांड देकर यहाँ पर छोड़ा था। हज़रत मुसन्ना, जिनके पास फ़ौज की तादाद काफ़ी हद तक कम थी, इनके लिए किसी नए शहर पर हमला करना या फिर किसी फ़ौज से लड़ना मुमकिन नहीं था।
इसीलिए ये आसपास के इलाकों में रेड्स कंडक्ट करते हैं। ये रेड्स ससानियों के लिए काफ़ी हद तक मुश्किल साबित होती है, क्योंकि ससानी फ़ौज को मुकम्मल एक जंग में लड़ने का तजुर्बा था। इनके लिए ये रेड्स काफ़ी मुश्किल था कंट्रोल करना। इस वक्त टेसिफोन में 10 साला शाह यज़दगर्द की जगह रुस्तम का ज़्यादा कंट्रोल था। इस वक्त टेसिफोन में 10 साला शाह यज़दगर्द की बजाय रुस्तम का ज़्यादा कंट्रोल था, और रुस्तम कभी भी नहीं चाहता था कि वो कैपिटल से दूर जाए। लेकिन इन मुस्लिम रेड्स की वजह से होने वाले नुकसान को देखते हुए रुस्तम अपने साथ 4 बड़े कमांडर्स को लेकर मुसलमानों की तरफ मार्चिंग शुरू करता है। इनमें शामिल होते हैं बहमन, जबल, नारसी और एक आर्मीनियन जनरल जालिनस। ये पांचों अपने मिलिट्री ग्रुप्स को लेकर मुसलमानों की तरफ अल-हिरा की तरफ मुतवज्जे थे। हज़रत मुसन्ना को जैसे ही इस बारे में खबर मिलती है, वो एक ख़त लिखते हैं हज़रत उमर को, और इस ख़त में उनसे कुछ रीइंफोर्समेंट्स डिमांड की जाती है। ये ख़त हज़रत उमर तक पहुंचता है लेट अगस्त के अंदर, और हज़रत उमर की तरफ से एक 6000 का मुस्लिम यूनिट तैयार किया जाता है हज़रत अबू उबैद की क़यादत। अब मदीना से ये मुस्लिम यूनिट रवाना होता है हज़रत मुसन्ना की तरफ, जबकि दूसरी तरफ जबन के अंडर मौजूद आर्मी ग्रुप अल-हिरा के करीब पहुंच जाता है। हज़रत मुसन्ना यहाँ जानते थे कि इनके लिए अल-हिरा में रहकर इसको डिफेंड करना मुश्किल होगा जबन की आर्मी के करीब, इसीलिए ये रिट्रीट कर पीछे खाफान आ जाते। अक्टूबर के पहले हफ्तों में हज़रत उमर की तरफ से भेजा गया यूनिट हज़रत मुसन्ना की यूनिट के साथ मिल जाता और इनकी तादाद 15,000 के करीब हो जाती। इसी दौरान जबन अपनी आर्मी के साथ यूफ्रेटिस रिवर को क्रॉस कर नमारिक पहुंच जाता है। यहाँ पर दोनों मुसलमान और ससानी फ़ौज के दरमियान एक छोटा बैटल लड़ा जाता है, और इस बैटल में मुसलमान फातिह रहते हैं। नारसी अपनी आर्मी के साथ कास्कर में मौजूद था। मुसलमान आर्मी इनके साथ वहाँ जाकर लड़ती है, और एक बार फिर मुसलमान यहाँ पर फातिह रहते हैं। लेकिन साथ ही ससानी फ़ौज को भी कुछ ज़्यादा नुकसानात देखने को नहीं मिलते, और ये भी रिट्रीट कर जाते हैं जबन की तरह। अब जिस दौरान हज़रत अबू उबैद मुनव्विस थे जंग में नारसी के साथ, बाकी 2 ससानी जनरल्स बहमन और जालिनस, इनकी कोशिश थी अल-हिरा में जाकर अल-हिरा को अपने कब्ज़े में ले सकें, ताकि मुसलमानों के लिए वापस आने का या रिट्रीट करने का कोई भी मौका ना रहे। हज़रत अबू उबैद को इस बात का मुकम्मल इल्म था, इसीलिए ये नारसी को हराने के बाद फ़ौरन अपनी आर्मी के साथ रवाना होते हैं अल-हिरा की तरफ। नाइट मुस्लिम कैवेलरी एक बार फिर अपनी रफ्तार का फ़ायदा उठाते हुए अल-हिरा पहुँच जाती है, इससे पहले कि वहाँ पर बहमन और जालिनस पहुँच सके। यानी जालिनस और बहमन का मंसूबा नाकामयाब रहा। इतनी ही देर में रुस्तम की तरफ से एक ख़त लिखा जाता है बहमन और जालिनस को, और इनको अल-हिरा के करीब यूफ्रेटिस रिवर के क्रॉस अपनी पोजीशंस लेने के लिए कहा जाता है। अब दरिया की एक तरफ ससानी फ़ौज जबकि दूसरी तरफ मुस्लिम फ़ौज मौजूद थी, और किसी एक फ़ौज को आखिरकार दरिया पार करना ही था। दोस्तों, अब देखना यह है कि कौन सी फ़ौज दरिया पार करेगी, और अगर दरिया पार कर भी लिया जाए तो इस दफ़ा जंग की सूरत हाल क्या रहेगी। इतना बताता चलूँ कि इस जंग के अंदर एक ऐसी चीज़ थी जो कि आज से पहले कभी मुसलमानों ने नहीं देखी थी, लेकिन वो चीज़ डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो पर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आप आने वाली वीडियो से बाखबर रहें। आपसे मुलाकात करते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।